किया जाता है उस साइंस के संदर्भ में ये होता है कि साइंटिफिक लॉज आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। समय समय के हिसाब से किसी दी गई समय परिस्थिति में कोई नियम वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में वही नियम संशोधन की मांग करता है और उसके आधार पर संशोधन के अनुरूप गतिशीलता लचीलेपन के आधार पर साइंटिफिक लॉज आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। बदलाव होते रहते हैं। और आखिरी बात मैंने बताया था वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कि एम्फेसिस ऑन काउज इफेक्ट रिलेशनशिप। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं का विश्लेषण करते समय, व्याख्या करते समय कार्य कारण संबंधों का विश्लेषण भी आवश्यक है। तो कौन सा कारण किस तरह के परिणाम उत्पन्न कर रहा है, कौन सी घटना किस तरह के कारकों की व्युत्पत्ति है, वगैरह वगैरह। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काउज एंड इफेक्ट, that has to be explored in a scientific manner, in a systematic manner. These are some of the basic characteristics of scientific method. वैज्ञानिक पद्धति की ये सारी विशेषताएं हैं जिसको मैंने पिछली बार चर्चा किया। इसी चर्चा को थोड़ा और आज बढ़ाते हुए और स्पष्ट करते हुए साइंटिफिक मेथड को अब कैसे अपनाया गया सोशल साइंसेज में किसी घटना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके कुछ स्टेप्स के आधार पर रिसर्च किए जाते हैं। चरण जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे एक सीढ़ी चढ़ करके दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी चढ़ते हुए हम छत पर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम नीचे से छलांग मार करके 4 सीढ़ी एक ही बार में कूद गए और फिर उसके बाद फिर अगली 4 सीढ़ी को फिर कूद करके पहुंच। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं, तब ऊपर पहुंचने की चेष्टा करते हैं। In the similar fashion, in the similar manner, scientific researches requires certain steps to be followed one by one, and कंक्लूजन तक पहुंचने के जो दशा होती है, कंक्लूजन तक पहुंचने के जो स्थिति बनती है, वो सीधे कंक्लूजन वैज्ञानिक पद्धति में नहीं हम लोग करते, क्योंकि वो ऐसा यदि कर लेंगे तो वो हमारा पूर्वाग्रह पर आधारित अनुमान होगा, पूर्वाग्रह पर आधारित निष्कर्ष होगा, जिसमें वैयक्तिक दोष, प्रेजुडिस, बायसेस, सब्जेक्टिविटी, तमाम तरह की सीमाएं शामिल हो जाएंगी। तो हाउ टू बी फ्री फ्रॉम दोज सब्जेक्टिविटी, फ्री फ्रॉम दोज एजम्पशंस, साइंटिफिक रिसर्च में कुछ स्टेप्स अपनाए जाते हैं और उसको वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से विश्लेषित किया है। कार्ल मैनहीम एक वैज्ञानिक है, दूसरा एक वैज्ञानिक है हेनरी मैनहीम। इन लोगों ने साइंटिफिक मेथड को अपनाने के दौर में साइंटिफिक रिसर्च के कुछ चरण बताए हैं, जिसको हम लोग स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो हेनरी मैनहीम ने 9 तरह के स्टेप्स की चर्चा किया है। 9 स्टेप्स टू बी फॉलोड इन साइंटिफिक मेथडोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च। वो 9 चरण क्या है? पहला है कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट और फेनोमेनन। कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट या कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फेनोमेनन, मतलब किसी घटना को अवलोकित करना। देखिए, अवलोकित करना माने देखना सामान्य भाषा में, लेकिन सामान्य भाषा में जो टू सी एंड टू ऑब्जर्व, दोनों का अभिप्राय तो है देखने से, लेकिन टू सी और टू ऑब्जर्व में थोड़ा फर्क है।
साइंटिफिक तरीके से यदि हम बात करें तो वो ये है कि हम रोज, आप यहाँ से आ रहे हैं अपने घर से विश्वविद्यालय, अभी तो आप घर पर बैठकर ही क्लास कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल पीरियड में हम लोग अपने घर से या हॉस्टल से BHU गेट होते हुए IRDP सेंटर तक आप आते हैं और रास्ते में बहुत कुछ देखते हुए आते हैं। पैदल चले, साइकिल से चले या मोटरसाइकिल से चले, कैसे भी आप आए, तो रास्ते में आंख बंद करके तो आते नहीं है, रास्ते में बहुत सारी चीजें देखते हुए आते हैं। तो वो लोग दिखाई पड़ते हैं, वो दुकानें दिखाई पड़ती हैं, वो स्टूडेंट सहपाठी लोग दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें दिखती हैं और हम देखते हुए अपने क्लास तक पहुंच गए। ये तो देखना हुआ, लेकिन जब हम उसी देखने को कुछ खास उद्देश्य को शामिल करके जब देखने लगते हैं, तब हमारा देखना सिर्फ देखना नहीं होता। The simple seeing converts into observation when we include a purpose while seeing a fact, while seeing an event. जब हम किसी घटना को देखते समय किसी उद्देश्य को भी शामिल रख करके उसको देखें, तब वो सिर्फ देखना नहीं रहता, बल्कि उस उद्देश्य के आधार पर हमें उस घटना को देखना। जैसे मान लीजिए आप आए और पता चला कि BHU गेट में घुसने के बाद वुमेन्स कॉलेज के चौराहा के पास अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, रास्ते में और भी जगह भी दुर्घटना होती है, लेकिन उस वुमेन्स कॉलेज के चौराहा के पास दुर्घटना की आवृत्ति अन्य स्थानों की तुलना में अधिक है। कल भी आपने वही दुर्घटना देखा, परसों भी देखा था। तो ये जो दुर्घटना है दूसरी जगह की बजाय उस जगह पर ही क्यों हो रही है? जब ऐसे उद्देश्य को लेकर के आप फिर से उस दुर्घटना के स्थल से गुजरेंगे, तब एक उद्देश्य है आपके समक्ष कि व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट्स इज मोर ऑन वुमेन्स कॉलेज चौमुहानी देन एनी अदर रीजन्स। तो आपको पता चलेगा कि शायद हॉस्टल की लड़कियां या वुमेन्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को देखने के निगाह से राहगीर या सवार मोटरसाइकिल चालक, साइकिल चालक, कार चालक की जो ध्यान है वो अपने व्हीकल की बजाय भटक करके दूसरी ओर चला जाता है, तो उस वजह से एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। अब ये बात है कि नहीं है, इसको जांचना है। इस जांचने के लिए यदि आप अपने ऑब्जर्वेशन को, यदि कई दुर्घटनाओं का अध्ययन करके देखते हैं कि वो दुर्घटना पहली वाली क्यों हुई थी, वहीं आप 2 घंटे 4 घंटे समय बिताने लगे और देखते लगे कि अच्छा आज देखा जाए कि दुर्घटना कैसे होती है, यहीं पर क्यों होती है, और इस तरह से आप 2-4 दिन लगातार अध्ययन करने लगे, तो पता चला कि कई कारण हो सकते हैं दुर्घटना के। ब्रेक फेल हो जाना, ध्यान भटकना, या ट्रैफिक की भीड़ बढ़ जाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे, या अंधा मोड़ में आगे की वस्तु न दिखना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन कौन सा कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इसी जगह पर ज्यादा उस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी है? और जब आप अपने 100 दुर्घटनाओं के ऐसे केस स्टडी के अध्ययन के बाद किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो आप जो भी निष्कर्ष दिए कारण के, दुर्घटना के स्थल के संदर्भ में, आवृत्ति के संदर्भ में, तो वो निष्कर्ष आपके अध्ययन पर आधारित है, अवलोकन पर आधारित है। लगातार दुर्घटनाओं को, 100 दुर्घटनाओं का अध्ययन करके आपने निष्कर्ष दिया। देन
ये जो देखना है सिर्फ देखना नहीं था, आपने किसी उद्देश्य से लेके शामिल करते हुए उस दुर्घटना को देखा है। तो ये ऑब्जर्वेशन, मैनहीम कहते हैं कि किसी भी सामाजिक घटना में वैज्ञानिक चरण का अनुसरण करने के लिए पहला स्टेप है कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट। घटना जो हमारे समाज में घटित हो रही है उसको हम ऑब्जर्व करें। दूसरी बात, दूसरा स्टेप, वो कहते हैं कि वंडर या क्यूरोसिटी अबाउट वाई, हाउ, व्हाट एटसेट्रा। कहने का आशय है कि जब हमने अवलोकन कर लिया तो उसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरा चरण, कि वो घटना को देख करके मेरे मन में आश्चर्य या जिज्ञासा पैदा हुई कि वो घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था उस घटना को होने का। इस तरह के सवाल पैदा हुए और उन वाई, व्हाट, हाउ वगैरह के सवालों को हल करने की दिशा में, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम तरह तरह से उस घटना का अध्ययन करने लगे। वाई एक्सीडेंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस, हाउ द एक्सीडेंट्स, व्हाट आर द मेजर व्हीकल्स विच आर दे प्रोन टू एक्सीडेंट्स। मोटरसाइकिल की दुर्घटना ज्यादा हुई कि साइकिल वालों की हुई कि पैदल चलने वालों की हुई कि कार वालों की हुई, किसकी दुर्घटना ज्यादा हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कितने बजे हुई, रात में ज्यादा हुई कि दिन में हुई कि शाम को ज्यादा हुई, वगैरह वगैरह तमाम तरह के सवाल जिज्ञासा के तौर पर उभरे। और उन उभरे हुए जिज्ञासा से जुड़े हुए प्रश्नों को हम क्यों, क्या, कैसे इत्यादि प्रश्नों के इर्द गिर्द रख करके उसका हल ढूंढने की चेष्टा करने लगे। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एज ए साइंटिफिक मेथड। तो ऑब्जर्वेशन के बाद जो दूसरा स्टेप आया उसमें हम लोगों ने अपनी जिज्ञासा को अलग अलग आधारों पर, अलग अलग वाई, व्हाट, वेयर इत्यादि सवालों के इर्द गिर्द जांचने का, परखने की कोशिश किया और उसको, जिज्ञासा को शांत करने की चेष्टा की। तीसरे चरण जब आता है तो कहते हैं मैनहीम कि हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, किसी दो चरों के बीच क्या सहसंबंध है, दो फैक्टर के बीच में सहसंबंध ढूंढना और उसके आधार पर उपकल्पना को गढ़ना, उपकल्पना को निर्मित करना, ये हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसे लड़कियों की तुलना में लड़कों के द्वारा दुर्घटना के ज्यादा अवसर दिखाई पड़ते हैं। यदि हमने इस तरह के दुर्घटना स्थल से कुछ अवलोकन किया तो उसके संदर्भ में हम दो चीजों को सहसंबंध ढूंढने की चेष्टा करते हैं कि लड़कों का ध्यान क्यों भटका और हॉस्टल के सामने या वुमेन्स कॉलेज चौराहा के सामने ही क्यों भटका। तो उसके कारणों को ढूंढते समय जब हम उपकल्पना बनाते हैं तो कहते हैं कि सुंदर लड़कियों को देखने और दुर्घटना होने में सहसंबंध है, ध्यान भटकने के चांसेस ज्यादा हैं। सुंदर वस्तुओं को देखने के प्रति जो ललक है
जो लालसा है, उसकी वजह से ड्राइवर के ध्यान भटक जाते हैं और दुर्घटना बढ़ जाती है। ये रिलेशनशिप के आधार पर मैंने एक उपकल्पना बनाया कि सुंदर वस्तु या सुंदर व्यक्ति, सुंदर लड़की को देखना और दुर्घटना की आवृत्ति में बढ़ोतरी, दोनों में सहसंबंध है। और इस आधार पर वहां वहां दुर्घटना की संभावना ज्यादा है जहां इस तरह के दृश्य ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, और वहां वहां कम दिखाई पड़ेंगे जहां ऐसे दृश्य, वहां वहां कम दुर्घटना होगी। तो हम ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन ब्यूटी स्पॉट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट। द इंक्रीजिंग नंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू द ब्यूटी स्पॉट्स। इस आधार पर सहसंबंध बनाते हैं और उस उपकल्पना के आधार पर हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या ऐसा सही है। तो कौन कौन से पॉकेट्स हैं दुर्घटना वाले, वहां वहां जा करके अपने इन सहसंबंध को टेस्ट करते हैं। कहीं सही पाया जाता है, कहीं नहीं भी हो सकता है। तो क्या फैक्ट हमारे 100 में से दुर्घटना में से कितने जगह ये सहसंबंध उत्तरदायी बने हैं, इसकी जांच जब हम करते हैं तो उपकल्पनाओं का परीक्षण कहा जाता है। तो मैनहीम कहते हैं कि तीसरा चरण है अनुसंधान करते समय सोशल रिसर्चेज के स्टेप्स के रूप में, वो है अवलोकन। जब आपने कर लिया और उसके कारणों के संदर्भ में व्हाट, व्हाई, वेयर वगैरह की व्याख्या करने की चेष्टा किया, तब उसके बाद आपने उपकल्पना बनाया, दो चरों के सह संबंधों को ढूंढने की चेष्टा किया और उसके आधार पर उपकल्पना को बना करके अपना रिसर्च आगे बढ़ाया। तो तीसरा ये चरण है जो महत्वपूर्ण चरण। चौथी बात वो कहते हैं प्रिपेयरिंग डिजाइन ऑफ रिसर्च। साइंटिफिक मेथड के आधार पर साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक रिसर्च में चौथा चरण है शोध प्रारूप निर्मित करना। प्रिपेयरिंग डिजाइन ऑफ रिसर्च, कैसे हम शोध करेंगे, कहाँ शोध करेंगे, दुर्घटना को देखने के लिए कहाँ कहाँ हम अध्ययन करेंगे। एक तो हमने मान लीजिए वुमेन्स कॉलेज चौराहा देख लिया, दूसरा गोदौलिया चौराहा पर कर सकते हैं, भेलूपुर चौराहे पर कर सकते हैं, लंका या अस्सी चौराहे पर कर सकते हैं, स्टेशन के आसपास के चौराहे पर कर सकते हैं, या दूसरे विश्वविद्यालय के आसपास विद्यापीठ के चौराहे के आसपास कर सकते हैं, या गर्ल्स स्कूल के सामने वाले चौराहे पर कर सकते हैं, हॉस्टल के सामने वाले चौराहे पर कर सकते हैं। कई चौराहों को चुन लिया आपने, 4-5 चौराहे को, और वहाँ वहाँ दुर्घटना कितनी होती है, कब कब बढ़ती है, घटती है, क्या क्या कारण है, इस तरह के संदर्भों को आधार बना करके एक रूपरेखा बनाते हैं आप अपने रिसर्च के संदर्भ में कि हमें क्या क्या ढूंढना है रिसर्च में, किन किन उद्देश्यों को शामिल करना है और उन उद्देश्यों को पूरा कैसे करेंगे, कितने दुर्घटना के केसेस का अध्ययन करेंगे, किन किन चौराहों को अध्ययन में शामिल करेंगे, कितने लोगों के अध्ययन के आधार पर अपनी फाइंडिंग्स देंगे, वगैरह वगैरह। एक रूपरेखा बना करके उसका अध्ययन करने के बाद तब वो डिजाइन ऑफ रिसर्च कहा जाता है। तो रिसर्च के दौर में अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा होती है कि वो अनुसंधान की रूपरेखा बना लेता है और उसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करता है। दिस इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग डिजाइन ऑफ रिसर्च। तो 4 चरण की चर्चा, कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स, wondering or curiosity about why, how, what, etc.
प्रिपेयरिंग हाउ हाइपोथेसिस एंड प्रिपेयरिंग डिजाइन ऑफ रिसर्च। 4 चरण के बाद 5वां चरण है डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। कहने का मतलब है कि तथ्यों को, आंकड़ों को कैसे संग्रहित करेंगे, कैसे उसकी संग्रह के बाद उसको करने, कैसे आगे बढ़ाएंगे उस डाटा को, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे और उस व्याख्या के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण कैसे करेंगे। फिर से समझिए कि डाटा, किसी भी अध्ययन करने के लिए आपको डाटा चाहिए। जैसे साइंटिस्ट जब अध्ययन करता है लैब में बैठ करके, तो वो उसका डाटा क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वगैरह वगैरह को मिलाता है आपस में और उसकी रिएक्शन देखता है। तो वो गैस, लिक्विड वस्तुएं उसका डाटा है, उसके मिलाने पर रिएक्शन के आधार पर एक्सपेरिमेंट करता है। हमारे यहाँ आप डाटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे दुर्घटना को देखने के लिए आप 5 चौराहे पर गए और वहां से डाटा कलेक्ट किया, 100 लोगों का, दुर्घटना वाले लोगों का अध्ययन किया। दिस इज योर डाटा। हाउ डिड यू कलेक्ट? वहां समय बिताया आपने, दिन में, शाम में, रात में, वगैरह वगैरह, और उसने कलेक्ट कर लिया आपने। अब उस डाटा को, जो 100 लोगों का डाटा आपने प्राप्त किया है, वो कैसे आप थीसिस में, डिसर्टेशन में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, उस डाटा का यूज कैसे करेंगे, इसके संदर्भ में कैसे प्रोसेसिंग करेंगे। जैसे मिल्क से प्रोसेस करके मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, पनीर बना हुआ है, छेना बना है, रसगुल्ले बने हैं, तमाम मिठाइयाँ बने, तो वो प्रोसेसिंग करने के आधार पर हम मिल्क के प्रोडक्ट को बनाते हैं। उसी तरह डाटा, फील्ड से जुटाए हुए डाटा को कैसे प्रोसेस करें कि आगे हमारा रिसर्च का काम आगे बढ़े, उसके लिए प्रोसेसिंग करने के तमाम, जैसे टेबल्स बनाते हैं। आंकड़ों को जब हमने जुटाया तो देखा कि 5 चौराहे में 20-20 जगह दुर्घटनाएं, यदि 5 जगह पर हमने ले लिया तो वो 20 दुर्घटनाएं कितने कितने देर में हुई, 1 घंटे के अंतराल पर, 10 मिनट के अंतराल पर या 2 घंटे के अंतराल पर। तो 5 जगह में समय की अवधि के आधार पर हम टेबल बनाएंगे कि सर्वाधिक जल्दी जल्दी दुर्घटना के किस चौराहे पर हो रहा है। एक आंकड़े का एक टेबल बन गया। उसी तरह दूसरा टेबल बनेगा, डाटा के हिसाब से कई टेबल बनाएंगे हम कि सुबह होती है, दोपहर में होती है कि शाम को ज्यादा होती है, समय की टाइमिंग के हिसाब से नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का एक टेबल बना लेंगे और उसके आधार पर 5 चौराहे में टाइमिंग के आधार पर उस डाटा को कंपेयर करके देखेंगे। फिर तीसरा हम देखेंगे सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर, दुर्घटना पुरुषों की ज्यादा हुई या महिलाओं की हुई, इसको अलग से फिर टेबल बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि दुर्घटना के शिकार, विक्टिम्स कौन हुए, पैदल चलने वाले लोग हुए कि गाड़ी चलाने वाले लोग हुए, स्त्री हुए कि पुरुष हुए, वगैरह वगैरह तमाम आधार पर हम फिर डाटा को नए तरह से नए टेबल में इंटरप्रेट करके देखेंगे। तो ये हमारा टेबुलेशन का स्वरूप होगा, जो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कहलाएगा। उसके बाद, प्रोसेसिंग के बाद, हम जब प्राप्त कर लिए डाटा को अलग अलग टेबल्स में, तब हम लिखने बैठेंगे कि क्या मिला हमको। समय के आधार पर कोई अंतर दिखा 5 चौराहा में, लैंगिक आधार पर कोई ज्यादा अंतर दिखा कि स्त्रियों की दुर्घटना ज्यादा है कि पुरुषों की ज्यादा है, उम्र के आधार पर क्या दिखाई पड़ा, वृद्धों की दुर्घटना ज्यादा है, जवानों की ज्यादा है, युवतियों की ज्यादा है, बच्चों की ज्यादा है, वगैरह वगैरह, एज के आधार पर, जेंडर के आधार पर, टाइमिंग के आधार पर, अलग अलग आधारों पर हम इंटरप्रेट करने लगे, एनालिसिस करने लगे।
और देखिए वही दुर्घटना से जुड़े हुए आंकड़े, वही तथ्य अलग अलग टेबल्स में अलग अलग उद्देश्यों को आधार बना करके आप व्याख्या करने लगे, तो एक्सीडेंट के कारण, समय, लैंगिक अंतराल, उम्र के आधार पर दुर्घटना वगैरह वगैरह की व्याख्या करते हुए उसी दुर्घटना के संदर्भ में अलग अलग बिंदुओं पर इंटरप्रेट करते हुए आप निकालने की चेष्टा करते हैं। दिस इज डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये पांचवा चरण है साइंटिफिक मेथड के तौर पर, साइंटिफिक रिसर्च का स्टेप के तौर पर। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, छठा चरण, टेस्टिंग हाइपोथेसिस। आपने जो कल्पना बनाया था तीसरे चरण में दुर्घटना को अध्ययन करते समय कि अमुक चौराहे पर ज्यादा दुर्घटना होती है, अमुक चौराहे पर सबसे कम होती है। अब आप इसको टेस्ट करिए अपने फाइंडिंग से और देखिए कि सचमुच 100 में से ज्यादा दुर्घटना इसी वाले चौराहे पर जहां हमने उपकल्पना बनाया था वुमेन्स कॉलेज चौराहा पर, वहीं सबसे ज्यादा होती है, या गोदोलिया चौराहे पर होती है, या किसी अन्य स्थान पर होती है। इसकी तुलना करके हम डाटा को परीक्षण करते हैं और उपकल्पना को जांचते हैं और निष्कर्ष देते हैं कि हमारी पहली उपकल्पना कि अमुक चौराहे पर दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा हैं, ये सही साबित पाई गई अथवा गलत पाई गई। दो में से एक कोई होगा निष्कर्ष, तो उसका परीक्षण करके तदनुरूप आप उसके संदर्भ में तथ्यों को विश्लेषित करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। जो कल्पना बनाया था वो वास्तव में सही पाया गया या नहीं पाया गया, दोनों ही आधार पर उसका परीक्षण करके उसके संदर्भ में निष्कर्ष बनाए। फिर उसके बाद अगला स्टेप है डिस्क्रिप्शन, यानी विवरण करना। जो तथ्य आपने टेबल के आधार पर देखा, लैंगिक अंतर, समय के अंतर, चौराहे चौराहे के क्षेत्र के आधार पर अंतर वगैरह वगैरह के आधार पर फिर आप उसको विवरण करेंगे। जैसे मान लीजिए हॉस्टल में सिगरेट पीने वाले या शराब पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या घर में रहने वालों की तुलना में अधिक है। हमने एक उपकल्पना बनाया और उसके आधार पर डाटा अध्ययन करना शुरू किया और डाटा अध्ययन करके 50 लोगों को घर वाले विद्यार्थियों का अध्ययन किया, 50 को हॉस्टल में रहने वाले का अध्ययन किया और देखा कि शराब पीने या सिगरेट पीने की आवृत्ति हॉस्टल वालों में ज्यादा पाई गई या घर वालों में ज्यादा पाई गई। पता चला कि हमारी जो उपकल्पना बनाया था कि हॉस्टल में शराब पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या घर वालों की तुलना में अधिक है, ये सही पाई गई। तो हम लिखेंगे कि हमारे जो कल्पना थी वो तथ्यों के आधार पर सही पाया गया। किसी का गलत भी पाया जा सकता है, वो लिखेगा कि पहली उपकल्पना ये थी लेकिन तथ्य इसके विपरीत पाए गए, इसलिए हमारी उपकल्पना तथ्यों के आधार पर सही नहीं पाई। जैसा विवरण मिलेगा वैसा हम लोग विवरण के आधार पर उसकी व्याख्या करेंगे। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। आठवां है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। हम अपने तथ्यों को जो प्राप्त करे किए उसके आधार पर कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हॉस्टल लाइफ उन्मुक्तता का, स्वतंत्रता का पर्याय है और जितना अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी उतने ही शराब पीने की आवृत्ति बढ़ेगी। या हम दूसरे तरह से
उसको अध्ययन करके देखें कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाले विद्यार्थियों, मेडिकल पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में तुलना करते हुए हॉस्टल में विद्यार्थियों के नशे की लत में अंतर है कि नहीं है, उसको जांचने के लिए हम मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी और आर्ट्स सोशल साइंसेज के विद्यार्थियों का अध्ययन किया, छात्रों का भी अध्ययन किया, छात्राओं का भी अध्ययन किया और तुलना के आधार पर निष्कर्ष देने की चर्चा किया। पता चला कि 5 लोगों ने, आपने रिसर्च किया, किसी को मिला कि नहीं, सर्वाधिक जो ड्रग एडिक्शन की लत है या स्मोकिंग की लत है वो सर्वाधिक इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों में दिखाई पड़ता है, उसके बाद मेडिकल के विद्यार्थियों में दिखाई पड़ता है, सबसे कम ह्यूमैनिटीज में दिखाई पड़ता है। तो आप उस आधार पर अपने फैक्ट को लिखेंगे। किसी विद्यार्थी को दिखाई पड़ा कि लड़कों में ये आवृत्ति ज्यादा दिखाई पड़ती है, लड़कियों में कम दिखाई पड़ती है, तो वो उस आधार पर, जेंडर के आधार पर अपने तथ्यों की व्याख्या करेगा। तो अलग अलग आधारों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को हम प्रेडिक्शन के तौर पर अपना निष्कर्ष दे करके ये घोषित कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी अन्य संकाय के विद्यार्थियों की अपेक्षा ज्यादा नशे में लिप्त हैं। दिस इज ए प्रेडिक्शन व्हिच कैन बी टेस्टेड इन अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। और वहां पर दूसरे विश्वविद्यालयों में, जेएनयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी क्या यही ट्रेंड है इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों में दूसरों की तुलना में कि नहीं है, इस संदर्भ में हम वहां भी जांच कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा निष्कर्ष है कि द tendency of smoking, the tendency of drug addiction is more in engineering students than other faculty members, तो ये एक प्रेडिक्शन है। तो इसको हम अलग अलग संकाय में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में टेस्ट करके देख सकते हैं और उस आधार पर निष्कर्ष में फेरबदल भी होता रहता है। और आखिरी स्टेप हेनरी मैनहीम जिसको कहते हैं वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यवहार में उपयोग। जो तथ्य आपने पाया उसको कैसे व्यवहार में लागू करें। यदि ड्रग एडिक्शन को कम करना है तो क्या करने से कम होगा। हॉस्टल लाइफ यदि ड्रग एडिक्शन को बढ़ाता है तो हमें हॉस्टल लाइफ के उस जीवन शैली को, जो इस तरह की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है, उन्मुक्तता या गार्जियन के डिसिप्लिन का अभाव, देखरेख का अभाव या बुरी संगत, तमाम जैसे कारक हैं, उन कारकों को ढूंढ करके उस पर अंकुश डालने की सुझाव देंगे और कह सकते हैं अपने अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कि ड्रग एडिक्शन को कम करना है तो हमें उन्मुक्तता में, स्वतंत्रता में थोड़ी कमी करने की जरूरत होगी। गार्जियन, पेरेंट्स को बीच बीच में पर्यवेक्षण की जरूरत होगी या कॉलेज लाइफ में टीचर्स या फ्रेंड सर्किल में बदलाव करने की जरूरत होगी। इस तरह के आधार पर हम एक व्यावहारिक सुझाव दे सकते हैं जिसके जरिए ड्रग एडिक्शन को कैसे भविष्य में कम किया जा सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम सामाजिक अनुसंधान के तथ्यों का कैसे अध्ययन करें, कैसे उसके संदर्भ में जनरलाइजेशन करें, कैसे उन तथ्यों के संदर्भ में भविष्यवाणी करें और कैसे एक व्यावहारिक नीति का निर्धारण उन तथ्यों के आधार पर करें। These are the steps to study social facts in a scientific manner.
ये स्टेप्स हैं जो हेनरी मैनहीम के द्वारा थे। दूसरे अन्य विचारकों ने भी अपने अपने तरीके से साइंटिफिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात किया है। जैसे एक विद्वान है हॉर्टन एंड हंट। हॉर्टन एंड हंट ने 8 आधार बताया है, 8 चरण बताए हैं, जिसके जरिए हम किसी वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करके अलग अलग चरणों के आधार पर साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। पहला उन्होंने कहा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। जिस विषय को हमने अध्ययन के लिए चुना है वो है क्या। जैसे गरीबी का अध्ययन करना है, गांव में गरीबी का अध्ययन करना है, गांव में निरक्षर अंधविश्वास का अध्ययन करना है, गांव में धर्म का अध्ययन करना है, वगैरह वगैरह, किसी भी, तो मान लीजिए गरीबी का अध्ययन करना है। तो व्हाट इज पॉवर्टी, what is absolute poverty, what is relative poverty, what is the demarcation line, गरीबी रेखा क्या है, कितने से ऊपर की आय वाले को गरीब माने जाएगा, वगैरह वगैरह। उस गरीबी को परिभाषित करके हम तब फील्ड में जाएंगे और तब हम देखने की चेष्टा करेंगे कि इतने रुपए से कम आय वाले गरीब हैं या सापेक्षिक रूप से दूसरों की तुलना में कम खान पान करने वाले, कम कैलोरी को ग्रहण करने वाले, या किस तरह के वस्त्र पहनने वाले, किस तरह के वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाले गरीब मानते हैं, वगैरह वगैरह के आधार पर हमें परिभाषा के आधार पर अपने अध्ययन की ओर जाना होगा। तो पहली आवश्यकता उन्होंने कहा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। दूसरा चरण उन्होंने हॉर्टन एंड हंट ने कहा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो पहले के अध्ययन हुए हैं उस विषय पर जिसको आपने चुना है, उसमें पहले के लोगों के अध्ययन भी हुए हैं, तो वो क्या है, किसने अध्ययन किया था, उसने क्या पाया था, उसके अनुसार गरीबी क्या परिभाषा थी और उसके अनुसार गरीबों की क्या दशा और दिशा थी, वगैरह वगैरह। उसके निष्कर्षों को देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर आगे बढ़िए अपने लिए। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पूर्ववर्ती अध्ययनों की समीक्षा करते हुए, अध्ययन करते हुए एक खाका बनेगा कि ऐसे गरीब होते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है, उन्होंने अपने अध्ययन में ऐसा चित्र खींचा है, उस चित्र के आधार पर हम अपने अध्ययन क्षेत्र में कैसा पाएंगे, इसकी कल्पना करते हुए आप फील्ड में जाएंगे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज अनदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू हॉर्टन एंड हंट। तीसरी बात कहते हैं, तीसरा चरण है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जो मैनहीम ने भी तीसरे स्टेप में बताया था कि उपकल्पनाओं का निर्माण। दो चरों के बीच में कोई संबंध है कि नहीं, दो कारणों, दो चरों, वेरिएबल्स में सह संबंध होना। जैसे गरीबी का अध्ययन करना है तो दो चर क्या हो सकते हैं। महिलाओं में गरीबी का बोध पुरुषों की तुलना में अधिक है। तो अब फीलिंग ऑफ पॉवर्टी, एक्सपीरियंस ऑफ पॉवर्टी एक फैक्टर हुआ, एक वेरिएबल हुआ, और दूसरा वेरिएबल है जेंडर, मेल और फीमेल। तो अब मेल में ज्यादा है कि फीमेल में ज्यादा है, यदि इस संदर्भ में आपने कोई कल्पना बना लिया कि महिलाओं में ज्यादा है, तब आप उन दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन को परीक्षण करने के लिए उपकल्पना बनाएंगे और उस आधार पर अपने फैक्ट्स को तलाशेंगे। या दूसरी उपकल्पना बना सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पॉवर्टी इज मोर अमंग शेड्यूल कास्ट और मोर अमंग शेड्यूल ट्राइब्स। तो वहां पर आप शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन को देखेंगे, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन को देखेंगे और उनकी जीवन शैली में निर्धनता का परीक्षण करेंगे। तो पता चलेगा कि जो आपकी उपकल्पना है कि रेशियो ऑफ पॉवर्टी मोर इन शेड्यूल ट्राइब
एज कंपेयर टू अपर कास्ट। तो इस तरह से दो चरों का सह संबंध देख करके आपने हाइपोथेसिस बनाया और उसी हाइपोथेसिस को आगे आप परीक्षण करेंगे। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस थर्ड स्टेप। चौथा है प्लानिंग द रिसर्च डिजाइन, जो मैनहीम ने भी चौथे चरण के रूप में बताया था, प्रिपेयरिंग डिजाइन ऑफ रिसर्च। तो प्लानिंग द रिसर्च डिजाइन चौथा चरण है हॉर्टन और हंट के अनुसार। पांचवा चरण है कलेक्शन ऑफ डाटा। कहाँ आप तथ्य को अध्ययन करेंगे, गांव में, शहर में, किस क्षेत्र में, उसकी एक रूपरेखा तय कर लें। एनालिसिस ऑफ डाटा इज नेक्स्ट स्टेप। तथ्यों को प्राप्त करने के बाद, टेबुलेशन बनाने के बाद कैसे कैसे आप उसको व्याख्या करेंगे, जेंडर वाइज, एज वाइज, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज वगैरह वगैरह एनालिसिस करेंगे। और सातवां स्टेप है ड्राइंग कंक्लूजन। जब आप ऐसे तमाम फैक्ट्स को गैदर कर लेंगे, इकट्ठा करने के बाद आप उस पर निष्कर्ष देंगे कि हाँ, निम्न जातियों में गरीबी की आवृत्ति ज्यादा है अपेक्षाकृत अन्य उच्च जातियों से। तो ये कंक्लूजन हुआ। इसी तरह हॉस्टल में ड्रग एडिक्ट्स की संख्या अधिक है डे स्कॉलर की तुलना में, ये कंक्लूजन हुआ। तो ये इस तरह से अपने तथ्यों के आधार पर आप निष्कर्ष देंगे। और लास्ट है रेप्लिकेटिंग द स्टडी। रेप्लिकेटिंग द स्टडी का मतलब आपका तो अध्ययन हो गया, लेकिन दूसरे लोग यदि अध्ययन करें, दूसरे अन्य रिसर्चर भविष्य में यदि कोई उसी विषय पर अध्ययन करना चाहे, तो आपने जो जो निष्कर्ष दिए हैं उसको दूसरे गांव में, दूसरे हॉस्टल में, दूसरे विश्वविद्यालय में अध्ययन करके तुलनात्मक रूप से उसका तथ्यों का तुलना करते हुए फिर से अपना निष्कर्ष प्राप्त करेगा। दिस इज रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी। और आपके तथ्य कितने वहां पर दिल्ली में सही पाए गए, दूसरे बंबई के शहर में भी वही पाए गए ड्रग एडिक्शन के निष्कर्ष में, या दूसरे गांव में गरीबी के संदर्भ में उन्हीं जातियों में, उन्हीं निम्न जातियों में गरीबी ज्यादा देखी गई वगैरह वगैरह। ऐसे जो भी तथ्य आपने निष्कर्ष के रूप में प्रतिपादित किए हैं, वो दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी कितने सही पाए गए, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी। तो हर्टन एंड हॉन जैसे वैज्ञानिकों की मान्यता है कि इन 8 चरणों से गुजरते हुए डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, planning the research design, collection of data, analysis of data, drawing conclusion and replicating the study के आधार पर हम कैसे अलग अलग चरणों में किसी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करके वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं। That is called scientific study and scientific method and steps of scientific research. तो आपने देखा कि कैसे समाज विज्ञान में अनुसंधान के दौर में इन चरणों का अनुसरण करके हम किसी वैज्ञानिक पद्धति तक पहुंच सकते हैं और उसके जरिए निष्कर्ष प्रतिपादित कर सकते हैं। देखिए, इन सारे स्टेप्स को तो आप समझ लेंगे। आपका जो थर्ड सेमेस्टर में जब जाएंगे आप, दुर्भाग्य से पिछले 1 साल से ये प्रक्रिया कोरोना के चलते संभव नहीं हो पा रहा है, वरना ये IRDM के कोर्स में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में हम लोगों ने एक पेपर डिसर्टेशन का रखा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तौर पर एक पेपर आपका परीक्षा के क्वेश्चन आंसर की बजाय वो डिसर्टेशन का पेपर होगा जो फील्ड स्टडी पर आधारित होगा। किसी आसपास के गांव में जा करके
25, 30, 50 लोगों का अध्ययन करके उस पर किसी टॉपिक पर गांव के लोगों के स्वास्थ्य की दशा किसी ने ले लिया,